जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लखनऊ समझौता के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा लखनऊ समझौता क्या है। मतलब ये जैसे एग्जाम में पढ़ते होंगे तो लखनऊ समझौता के बारे में बहुत चर्चा और इतिहास में इसका बहुत योगदान है। दरअसल क्या बात है कि ये जो लखनऊ समझौता है यह 1916 में हुआ था। इसकी आज हम देखेंगे कि यह लखनऊ समझौता क्यों हुआ, इसके क्या प्रमुख कारण हैं और इसमें क्या शर्तें थी और इसका क्या आलोचना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। तो जो यह लखनऊ समझौता है यह सन 1916 में हुआ था और यह लखनऊ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं AC मजूमदार हैं। तो AC मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, और जो जिसके सहयोग से हुआ था तो इसमें तिलक साहब और एनी बेसेंट के सहयोग से यह लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। यह लखनऊ समझौता जो हुआ था तो कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग वही है जिसका स्थापना सन 1906 में हुआ था और कांग्रेस वही है जो 1985 में जो इस कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो इसकी ज़रूरत मतलब कि देखें कि लखनऊ समझौता के कारण क्या है, मतलब किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लखनऊ समझौता की। तो दोस्तों देखते हैं कि जो 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस यानी कि उदारवादी जो उसमें के लोग थे और उग्रवादी लोग थे, तो इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था और सूरत में जो समझौता हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो क्या था कि अब बहुत दिन हो गया था और इसका फ़ायदा कौन उठा रहे थे? अंग्रेज उठा रहे थे। तो उदारवादियों को ऐसा लगा, ऐसा उन्होंने सोचा कि यह अलग रहने से और एक फूट पड़ने से अंग्रेज़ों को ही फ़ायदा हो रहा है, इसमें कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका जो लाभ है तो अंग्रेज लोग उठा रहे हैं, तो क्यों ना अब एक हो जाए, है ना। तो कांग्रेस लोगों ने यह सोचा और मुस्लिमों ने क्या सोचा कि इस समय यह प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या है कि ब्रिटेन और जो तुर्की है, तो तुर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने थे युद्ध में। तुर्की में क्या है कि मुस्लिमों का जो खलीफा बैठता है, जो एक बोलें कि जैसे कि हिंदू में होते हैं, हिंदू में भी गुरु होते हैं, तो ऐसे मुस्लिमों का प्रमुख है, जो मुस्लिमों का प्रमुख होता है, खलीफा बोलते हैं उन्हें। तो मुस्लिमों का खलीफा जो है तो तुर्की में ही बैठता है, आज भी बैठता है और पहले भी बैठता था। तो मुस्लिमों ने भी सोचा कि क्यों ना हम एक हो जाएं और ताकि इन ब्रिटिशों के खिलाफ है कुछ कदम उठा सकें, कुछ आंदोलन कर सकें। तो मुस्लिमों ने भी सोचा कि क्यों ना एक हो जाएं। तो इस प्रकार 1916 में तिलक साहब और एनी बेसेंट के सहयोग से एक समझौता संपन्न हुआ 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। तो इसमें कांग्रेस में भी उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक हो गए और मुस्लिम लीग भी, दोनों के बीच में समझौता हुआ और दोनों ने एक मंच में कुछ शर्तें रखी गई थी जिसे दोनों ने स्वीकार किया। तो देखिए कि एक बात और है कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, महंगाई बढ़ी थी तो जनता हताश थी। तो कांग्रेस ने सोचा कि क्यों ना एक मंच तैयार किया जाए। तो इस कांग्रेस ने भी एक मंच तैयार किया। मंच एक ही तैयार था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो देखें कि समझौता में क्या शर्तें किया गया और क्या इस समझौते में मतलब कि कौन कौन से ऐसी बातें थी जिसे दोनों ने स्वीकार किया। तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि जो 1909 में जो माल्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को जो निर्वाचन मिला था, पृथक निर्वाचन, मतलब मुस्लिमों का अलग निर्वाचन किया जाएगा। तो जो 1909 में माल्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन मिला था, तो पृथक निर्वाचन के तहत मतलब कि अब उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है यह इतिहास में कि कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने अगर स्वीकार कर लिया तो आगे जो दो राष्ट्र का सिद्धांत है, पाकिस्तान देश का जो आगे मांग किया जिन्ना ने, तो ये ऐसा माना जाता है कि यह जो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से एक बीजारोपण जो कहते हैं कि पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, तो यहाँ से एक अलग मतलब धार्मिक कहा जाए कि धर्म के आधार पर कुछ मांग
कर रहे हैं, तो इसका धीरे धीरे बीज पड़ गया, नींव पड़ गया, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और एक अलग देश के धर्म के आधार पर एक देश का विभाजन हो जाएगा। तो कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया, जो 1909 में माले मिंटो सुधार के तहत जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला था, तो उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात यह है कि जो केंद्रीय विधान परिषद होती है, तो केंद्रीय विधान परिषद में जो इनकी सदस्यता थी उसे 40% तक और वृद्धि कर दी गई। मतलब मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उसे 40% तक वृद्धि की गई। जो तीसरा शर्त यह थी कि जो प्रांतीय विधान परिषद भी हैं, जो प्रांतीय विधान परिषद हैं, उनमें भी कुछ आरक्षण दिया गया। जैसे कि पंजाब में जैसे प्रांतीय विधान परिषद है तो उसमें 50% आरक्षण दिया गया, बंगाल में 40% दिया गया, उत्तर प्रदेश में 30% दिया गया। तो यह इसकी शर्तें थी। और दूसरा अगर बात कहें कि जो अलग कुछ शर्तें थी, तो अलग शर्तें में एक शर्त और भी थी। उसमें यह कहा गया था कि जो जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, दोनों में अगर कोई मान लो कि कोई बिल पास करना है, तो जब तक मतलब कि 3/4 कोई भी समुदाय के 3/4, 1/4 नहीं 3/4 सदस्य, जो मतलब किसी भी समुदाय के 3/4 सदस्य अगर उसमें अपनी सहमति नहीं देते हैं तो वह बिल प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो यह 3-4 इसमें शर्तें भी रखी गई समझौते में, ये लखनऊ समझौते में। और जो इसकी आलोचना की बात करें कि आलोचना क्या किया जाता है, तो इसमें आलोचना यह किया जाता है कि जो पहली बात, जो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया पृथक निर्वाचन का सिद्धांत, जो मुस्लिमों को माले मिंटो सुधार के तहत 1909 में दिया गया था, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत इतिहासकारों ने इसका विरोध किया है और यह बताया है, इसकी कमियां बताई गई है 1916 की लखनऊ समझौते की, कि यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका फ़ायदा आगे ब्रिटिश से अंग्रेजी सरकार ने उठाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस इसे स्वीकार कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यह कांग्रेस की भूल थी, यह नहीं करना चाहिए था। और जो दूसरा इसका आलोचना करते हैं, तो दूसरी आलोचना ये कहते हैं कि जो 3/4 सदस्य तमाम, मतलब कि कांग्रेस के द्वारा मान लिया गया कि एक दूसरे का जो समुदाय है वह अगर कोई प्रस्ताव पास करना है तो उसमें किसी समुदाय के 3/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो इसमें यह कहा गया कि यह धर्म के आधार पर था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यह लखनऊ समझौता की कुछ शर्तें, कारण और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो यह हमने आज देखा छोटे। दोस्तों आगे मिलेंगे अगले कुछ नए टॉपिक के साथ चर्चा में। तब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता रहेगा। थैंक यू।